कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। संभव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज से अपन बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स बीएससी पार्ट 3 के अंदर शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 3 पेपर लगते हैं। फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड रहता है अपने पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज अपन बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। देखो, आज तक अपन ने जो फिजिक्स पढ़ी है उस फिजिक्स को अपन बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, चीर सम्मत यांत्रिकी। जो भी अपन आज तक तुम फिजिक्स पढ़ के आए हो उस फिजिक्स को बोलते हैं चीर सम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे पहले अपने को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, उसने कुछ जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, लॉ थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वो फेल होने के बाद में अपने को क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले देखो, अपने पास में जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली के अंदर अपने पास में दो टाइप्स के पदार्थ के बारे में बात होती थी। एक तो अपन बात करते थे कणीय प्रकृति की और दूसरी बात करते थे अपन तरंग प्रकृति की। कणीय प्रकृति के अंदर जो भी अपने पास में मटेरियल होता था उसको अपन एक पार्टिकल की रूप में बात करते थे कि वह एक कण है, और जो कण के लिए जो फिजिक्स वैलिड थी उस फिजिक्स को बोलते थे अपन न्यूटन फिजिक्स। मींस कणीय के लिए जितने भी लॉस लगते थे वो किसके लिए लगते थे? न्यूटन के नियम वैलिड थे। और तरंग के अंदर था वह था मैक्सवेल्स के जो नियम थे वो है किसके लिए वैलिड थे? तरंगीय प्रकृति के नियम के लिए थे। अब जो भी अपने पास में पदार्थ है उसको दो प्रकार से डिवाइड किया हुआ था, कण और तरंग। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वह क्लासिकल मैकेनिक्स आगे चल के फेल हो गई। वह फेल क्या हुआ कि एक था अपने पास में कर्षणिका, ऊर्जा वितरण वक्र, दूसरा था अपने पास में कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा था अपने पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन तीनों के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स है जो चीर सम्मत यांत्रिकी है वह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो सबसे पहले जो कृष्णिका विकिरण है वह क्या था, कॉम्पटन प्रभाव है वह क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है वह क्या होता है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई और किस टाइप से ये डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब अपने पास में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था, इसको समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक तो था वीन और एक था रेले और जेन्स। वीन्स था, इसने क्या किया कि जो अपने पास में कृष्णिका थी उसके लिए लघु तरंगदैर्घ्य के लिए मींस लो वेवलेंथ के लिए जो नियम प्रतिपादित किए थे वह किसके नियम थे? वीन के थे। और हाई वेवलेंथ के लिए, उच्च तरंगदैर्घ्य के लिए मींस लैम्डा की वैल्यू क्या थी अपने पास में? हाई थी। उसके लिए जो नियम वैलिड थे वह नियम किसके थे? रेले जीन्स के थे। यह दोनों वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम, यह दोनों नियम किसके ऊपर डिपेंड थे? यह थे क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड थे। वीन का नियम लघु तरंगदैर्घ्य के लिए वैलिड था और रेले जीन्स का नियम उच्च तरंगदैर्घ्य के लिए वैलिड था। अब मान लो अपने पास में ना तो उच्च है और ना ही लघु है, मींस मिड रेंज की बात कर लेते हैं। तो मिड रेंज के अंदर यह लॉ लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अलग आएंगे, यह लॉ लगाएंगे इसके लिए रिजल्ट अलग आएंगे। तो क्या हो गया, अपने पास में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। यहां पर यह फेल होने के बाद में आया अपने पास में मैक्स प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट आया। मैक्स प्लांक ने आते ही क्या कहा कि आप इतने दिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को आप सतत मानते हो, कंटिन्यूअस मानते हो, वह कंटिन्यूअस नहीं होकर के उसने क्या कहा कि जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा कंटिन्यूअस नहीं होकर के छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है। उन टुकड़ों को कहते हैं अपन फोटोन कहते हैं। और उन फोटोन की यदि आवर्ती अपन न्यू लेते हैं, एक फोटोन की आवर्ती अपने पास में न्यू है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? E = h न्यू होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास में कोई भी एक पदार्थ है वह पदार्थ क्या होगा? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। उन पार्टिकल्स की ऊर्जा विविक्त होगी और
टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू के इंटीजर के रूप में होगी, मीन्स क्या आएगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यदि अपने पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू हो जाएगी। तो मैक्स प्लांक है, मैक्स प्लांक ने क्या किया, कृष्णिका विकिरण, मैक्स प्लांक के डिपेंडेंसी के आधार पर कृष्णिका को समझाया जा सका, कॉम्पटन प्रभाव को समझाया जा सका और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सका। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया, अपने पास में मैक्स प्लांक के नियम के ऊपर, डिपेंडेंसी के ऊपर अपन ने सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार से अपने पास में जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ के आए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर क्या होता है कि मान लो अपने पास में एक विद्युत क्षेत्र है और एक चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ई से, और चुंबकीय क्षेत्र को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अपन ने वहां पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनके लंबवत दिशा में होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किधर होती है, इन दोनों के लंबवत दिशा में होती है। तो मान लो अपने पास में विद्युत क्षेत्र यह मैं एक्स अक्ष डायरेक्शन मान लेता हूं, यह वाई डायरेक्शन मान लेता हूं, यह जेड डायरेक्शन मान लेता हूं। तो एक्स अक्ष डायरेक्शन के अंदर मैं विद्युत क्षेत्र ई ले लेता हूं, वाई डायरेक्शन के अंदर विद्युत क्षेत्र ई ले लिया, जेड डायरेक्शन के अंदर मैंने ले लिया चुंबकीय क्षेत्र बी। तो जो अपने पास में इन दोनों क्षेत्रों के कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के लंबवत होगी। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन की होगी। अब ई है, वह ई कौन से तल के अंदर है, वाई और एक्स तल के अंदर है, एक्स और वाई तल के अंदर है। तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गति करेगा। यह है इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। अब सिमिलरली अपने पास में बी है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, जेड डायरेक्शन के अंदर है। तो यह कौन सी प्लेन के अंदर गति करेगा, एक्स और जेड के अंदर। तो यह इस टाइप से अपने पास में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब जिस दिशा में जा रहा है, यह कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो इस एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं इसकी तरंग संचरण की दिशा। मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस दिशा के अंदर अपनी तरंग है वह गति कर रही है, उसको कहते हैं तरंग संचरण की दिशा। और इसको बेसिकली में तरंग संचरण को अपन रिप्रेजेंट करते हैं के वेक्टर से। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र। तो सबसे पहले अपने पास में नाम क्या आएगा, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कर्षणिका क्या होती है। कर्षणिका क्या होती है कि कोई भी अपने पास, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या होता है, जैसे अपने पास में गर्मियों में अपन क्या करते हैं, व्हाइट जो भी कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, ब्लैक पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ब्लैक से क्या होती है, हीट ज्यादा आती है, वह अवशोषण ज्यादा करता है। तो यह कर्षणिका क्या होती है कि अवशोषण करने की जो क्षमता होती है इसकी, वह ज्यादा होती है। तो जो भी अपने पास में वस्तु है और वह वस्तु यदि विकिरणों का अवशोषण करता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, अपन कर्षणिका कहते हैं। और कर्षणिका में अपन नाम लेंगे आदर्श कर्षणिका का। किसका नाम लेंगे, आदर्श कृष्णिका का। आदर्श कृष्णिका का मीनिंग ये हुआ कि आप किसी भी तरंग दैर्घ्य की, चाहे लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लेके लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, किसी भी तरंग दैर्घ्य की अपने पास में क्या हो, कोई भी तरंग हो, वह आपतित करें उस पदार्थ के ऊपर और वह सभी की सभी का क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो उसको क्या कहेंगे अपन, आदर्श कृष्णिका कहेंगे। और जो आदर्श कृष्णिका होती है उसका अवशोषण गुणांक का मान होता है, वह होता है 1। मीन्स आदर्श कृष्णिका के अवशोषण गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो अपने पास में आदर्श कृष्णिका है उसकी वैल्यू 1 आ गई है। अब कृष्णिका विकिरण क्या होता है, कृष्णिका विकिरण,
कर्षणिका विकिरण क्या होता है कि मान लो अपने पास में कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जैसे ही अपन उसको हीट देंगे तो वह क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, वह विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। तो विकिरण यदि अपने पास में जो पदार्थ है, वह पदार्थ उसके अंदर जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है, वह यदि लेमडा इज इक्वल टू 0 से लेके लेमडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, मींस किसी भी तरंग दैर्ध्य की यदि वह विकिरण उत्सर्जित कर सकता है, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे अपन, जो विकिरण आएगी उस विकिरण को क्या कहेंगे अपन, कर्षणिका विकिरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यह अपने पास में कोई एक केविटी है, कोटर है। इस कोटर के अंदर अपने इस कोटर को अपन ने गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या होगा, मान लो ये कोई वेव आई, यह वेव इस टाइप से इसके अंदर पूरे के अंदर फैल जाएगी। तो यह क्या हो गई अपने पास में, कर्षणिका विकिरण हो गई है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जो कर्षणिका विकिरण होती है, उसके अंदर जो ऊर्जा का वक्र बनता है, वह वक्र क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र है, वह उसके सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम से अपन उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो जब अपन ने साइंटिस्ट ने डायग्राम बनाया ई लेमडा और लेमडा के बीच में, तो डायग्राम देखो इस टाइप से आया। ये किसी अलग टेम्परेचर पे था, ये किसी दूसरे टेम्परेचर पर था, ये किसी तीसरे टेम्परेचर पर था। मींस यहां पर टेम्परेचर था T1, यहां पर टेम्परेचर था T2, यहां पर टेम्परेचर था T3। तो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, सबसे ग्रेटर देन टेम्परेचर कौन सा था, T3। तो जैसे जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाए, वैसे वैसे अपने को ग्राफ मिले, ये T1 पर, T2 पर, T3 पर। यह लेमडा था, यह लेमडा की वैल्यू यहां पर आई अपने पास में, यह लेमडा M1 बोल देते हैं इसको मैं बोल देता हूं लेमडा M2 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं लेमडा M3 बोल देते हैं। यहां पर इसका जो एनर्जी का है वह पीक मिल रहा है, इस पीक को मैं बोल देता हूं ई लेमडा M3, इसको बोल देते हैं ई लेमडा M2, इसको बोल देते हैं अपन ई लेमडा M1। देखो, यह अपने पास में कर्षणिका का ऊर्जा वितरण का जो अपने पास में क्या आया था, ग्राफ आया था। इस ग्राफ से अपने को रिजल्ट्स बताने हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो देखो, ग्राफ को देखो। सबसे पहले ग्राफ में क्या पता चल रहा है, पहला पॉइंट कि जब अपन लेमडा और ई लेमडा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, लेमडा और ई लेमडा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ क्या होता है, पहली भी तो कंटिन्यूअस होता है। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अलग बात है, लेकिन ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, दूसरा भी कंटिन्यूअस है, तीसरा भी कंटिन्यूअस है, सारे के सारे ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब अपन लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, लेमडा का मान बढ़ाते हैं, तो ई लेमडा का मान पहले तो बढ़ता है, फिर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जब अपन लेमडा का मान बढ़ाते हैं तो ई लेमडा का मान पहले बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद में कम होता है, और जो ग्राफ होता है वह ग्राफ हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। दूसरी बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर T1, T2, T3 टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रत्येक लेमडा की वैल्यू पे देखो, यहां पर टेम्परेचर T1 था, तो इस लेमडा के लिए यह ई लेमडा की वैल्यू यह यहां पर बढ़ गई। तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रत्येक लेमडा तरंग दैर्ध्य के लिए ई लेमडा का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ताप बढ़ाने पर हर लेमडा की वैल्यू पर ई लेमडा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले अपने को ई लेमडा M1 यहां पर मिल रहा था, फिर ई लेमडा M2 यहां पर मिल गया, ई लेमडा M3 यहां पर मिल गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ताप बढ़ाने पर ई लेमडा N का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ई लेमडा M की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और लेमडा M, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा M, देखो लेमडा M1 पहले यहां पर मिल रहा था, अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या हो गया, इस साइड में आ गया, लेमडा M2 इधर हो गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया और इस साइड में आ गया, ये यहां पर आ गया। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेमडा M की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा M की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको क्या सकते हैं, लेमडा M इज प्रोपोर्शनल टू 1/T।
तो लेमडा एम टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। इसके बाद में आता है स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ क्या होता है कि E इज इक्वल टू होता है सिग्मा टी की पावर 4, मतलब ऊर्जा का मान क्या होता है, ताप की 4 घात के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में वीन का नियम आया था और रेलेजेंस का नियम आया था। तो वीन का नियम किसके लिए वैलिड था, इधर वाले पार्ट के लिए, और रेलेजेंस का नियम किसके लिए वैलिड था, इधर वाले पार्ट के लिए। जो मिड रेंज का पार्ट था उसके लिए क्या था, ना तो वीन का नियम वैलिड था और ना ही रेलेजेंस का नियम वैलिड था। ठीक है, अब जो अपने पास में वीन का नियम था वह क्या था, रेलेजेंस का नियम था वह क्या था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डीप से पढ़ते हैं। वो फेल क्यों हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी अपन ने कृष्णिका विकिरण के बारे में बात की। अब जो अपने पास में वीन का नियम था और रेलेजेंस के लॉ थे वो क्यों फेल हुए थे, क्या नियम थे, उसके बारे में अपन कल 7 तारीख को नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।